Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. As you know, we are studying model textbook of physics, that is for first year of National Book Foundation, and today we are going to discuss chapter number 4, and the topic we are going to discuss is bending of fluids. बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, इस टॉपिक का भी जो लिंक है दैट इज टू दैट सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो जो बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स होता है क्या है और ये क्यों की जाती है. बेंडिंग ऑफ फ्लूइड या इसको हम बैंकिंग ऑफ फ्लूइड दोनों वर्ड्स कह सकते हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जब हमारे पास एक स्मूथ रोड होती है, स्ट्रेट रोड होती है, तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही होती है विदाउट एनी स्लिप या कुछ भी. ठीक है, अब जब टर्न आता है तो टर्न पे जो है वो उसको ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होती है. ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी कोई गाड़ी मूव कर रही होती है ऑन अ रोड, तो वहाँ पे हमें जो उसका वेट होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो बैलेंस हो जाते हैं. तो वो बैलेंस होती है तो वो इजीली मूव हो जाती है. ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. लेकिन जब बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स की बारी आती है, यानी जब हम सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए इस इमेज में भी जो बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल. ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया. अब सर्कल है तो हमें सर्कल क्योंकि गाड़ी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वी नीड अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसी फोर्स जो उसको सर्कल में मूव करने में हेल्प करे. तो यहाँ से देखते हुए हम लोग इसका फर्दर डिटेल में जाएंगे कि ये बेंडिंग ऑफ फ्लूइड्स क्यों की जाती है और किस तरह की जाती है. बैंकिंग ऑफ फ्लूइड या बेंडिंग ऑफ फ्लूइड, तो ये हमें ये तो पता चल गया कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करें तो हम उस बैंकिंग या उसकी बेंडिंग करते हैं. अब वो बेंडिंग क्या होती है कि जो हमारे पास होता है रोड, उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं. इंक्लाइन का क्या मतलब है कि यानी एक साइड से वो डाउनवर्ड होता है और दूसरी साइड से हम उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं, यानी ये शेप हो जाती है एक. फिर यहाँ पे जो है वो गाड़ी मूव करती है तो ये इंक्लाइन हो जाता है, थोड़ा सा हम उसको बेंड कर देते हैं. वो क्यों बेंड की जाती है वो हम आगे जाके इसकी डिटेल देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पता होना ज़रूरी है. तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, जो सर्कुलर पाथ है उसके पार्ट, ये जो सर्कुलर पाथ होगा जहाँ पे टर्न लेना है कार ने, तो उसको हम इंक्लाइन कर देते हैं. इंक्लाइन का क्या मतलब है? उसका जो आउटर एज होता है दैट इज़ क्वाइट इंक्लाइंड, यानी थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देते हैं, ज़मीन से ऊंचा कर देते हैं. ठीक है, इस तरह की शेप में कर लेते हैं. अब वो करने से जो हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, वी विल बी कैलकुलेटिंग इट थ्रू मैथमेटिकल फार्मूला. फ़िलहाल के लिए हमें बस ये देखना है कि बैंकिंग ऑफ रोड होती क्या है. तो अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएँ तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड इज़, बैंकिंग ऑफ रोड इज़ डिफाइंड एज अ फिनोमेना इन विच द एजेस आर रेज्ड फॉर द कर्व्ड रोड्स. जो कर्व्ड रोड्स होती हैं उनकी क्या होती है, एजेस को हम रेज कर देते हैं to provide the necessary centripetal force. Centripetal force क्यों चाहिए? As it's a circular path and we need some force in order to make the object travel in a circular path. ठीक है, तो हमें centripetal force चाहिए थी to the vehicle so that take a turn, ताकि वो टर्न ले सके, और टर्न लेने के लिए हमें उसकी centripetal force की ज़रूरत है. ठीक है, तो that's why we do the banking of roads. जो बैंकिंग ऑफ रोड है दैट इज़ डन ताकि हम लोग हमारी जो है वो फ्रिक्शन बैलेंस हो जाए. ठीक है, और गाड़ी स्लिप के बगैर वो टर्न सेफली ले ले. ठीक है, अब वो सेफली किस तरह होती है? जब हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको क्यों रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि एज इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, क्योंकि टर्न लेनी है तो वहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कल. ठीक है, अब वो सर्कुलर पाथ जो है वो किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगी, देयरफॉर उसके लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है. अब अगर हमें सर्कुलर पाथ में जैसे यहाँ पे हम मूव करना है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्पीड से टर्न कवर करें, तो उतनी ही ज़्यादा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ताकि उतनी इजीली और सेफली हम लोग अपनी टर्न को कंप्लीट कर सकें. सो इसका क्या मतलब है कि ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर द सेंट्रीपिटल फोर्स वी नीड. अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए, लेकिन हमें जो फॉर एग्जांपल जो हम स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी व्हीकल है, तो जो इसका वेट होता है दैट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स. उसको हम आर से ही रिप्रेजेंट, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, एवरी एक्शन हैज़
इक्वल रिएक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स हो जाती है। लेकिन ऑन अ नॉर्मल जो रोड होती है हमारे पास, प्लेन रोड होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, यानी जो वेट होता है दैट बैलेंसेस द रिएक्शन फोर्स, और ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती है, इसीलिए जो गाड़ी है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, हमारा कोई भी व्हीकल स्टेबल रहता है और सेफली वो मूव कर लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होते हैं। परपेंडिकुलर एक्ट करने की वजह से दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब हम लोग बेंडिंग ऑफ रोड की बात करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड की बात करते हैं, वहाँ पे हम इंक्लाइन कर देते हैं। इंक्लाइन करने से क्या होता है, ये रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर नहीं रहती इस वेट के। अब ये तो बात हो गई हमारी जो प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री का, और इसके ज़रिए से जो बॉडी होती है वो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो मूव कर रही होती है कोई भी व्हीकल स्टेबल। लेकिन जब हमारे पास बात आ जाती है बैंकिंग की क्या करते हैं हम, जो सरफेस होती है, ये जो सरफेस होती है इसको ही हम इंक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, अभी इंक्लाइन कैसे होती है, ये इंक्लाइन होती है थ्रू सम एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने एंगल थीटा दे दिए है। यहाँ पे भी सेम, जिस जब हम इंक्लिनेशन करते हैं तो यहाँ पे भी जो वेट होता है दैट इज़ ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, वो भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होता है जैसे कि नॉर्मल प्लेन सरफेस पे होता था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है, जो रिएक्शन फोर्स होती है दैट इज़ नॉट परपेंडिकुलर, दैट रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे सरफेस इंक्लाइन हो गई तो जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज ऑल्सो इंक्लाइंड। ये हमें यहाँ से बात पता चल गई कि जो प्लेन सरफेस था वहाँ पे तो प्लेन थी। ठीक है, कोई भी सरफेस प्लेन थी तो उसके जो ऊपर रिएक्शन फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर एंड मेक्स एंगल थीटा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है दैट इज इंक्लाइंड एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो यहाँ पे जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वेट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द इंक्लाइंड सरफेस। अब यहाँ पे जो है वो हमें एक चीज़ देखने सकते हैं कि जो वेट है उसके साथ ये रिएक्शन फोर्स नहीं बैलेंस करेगी, उसके साथ जो रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो उसको बैलेंस कर देगा। और जो ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा दैट विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉडी इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल। क्योंकि सर्कुलर पाथ हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाला कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा साइन थीटा, जबकि कॉस थीटा वाला जो है दैट वुड बी कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ वेट। अब यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि जो रिएक्शन फोर्स होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, और ये इसका कॉस थीटा कंपोनेंट है और ये इसका साइन थीटा कंपोनेंट है। तो हमें कैसे पता चला कि कॉस थीटा कंपोनेंट कौन सा है और साइन थीटा कंपोनेंट कौन सा है? तो हमें एक कॉन्सेप्ट का पता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये कोई भी दो लाइन्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा, तो इनके जो परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी ये और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये, इनके दरम्यान भी जो एंगल बन रहा होगा दैट वुड ऑलवेज थीटा, वो भी सेम थीटा जैसा होगा। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ से हम देख के ये बता देंगे कि देखें ये थीटा बन रहा है, सो ये जो कॉस थीटा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द ये वाली लाइन, ठीक है, बेस, और ये जो एफ है ये, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन फोर्स है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा बनेगा दैट वुड बी सेम एज दिस थीटा। तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, ये इसका थीटा है। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो थीटा क्या होता है, ये हमें बात पता होनी चाहिए। थीटा इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड इट्स बेस। ठीक है, तो बेस कौन सी हो गई हमारे पास, ये वाली होगी, क्योंकि थीटा इसके साथ बन रहा है, इसके साथ नहीं। तो दिस कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हमने एफ साइन थीटा दे दिया। तो इस तरीके से हमने इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड किया है कि कॉस थीटा कौन सा है और साइन थीटा कौन सा है, बाय लुकिंग एट द बेस, के बेस कौन सी, और बेस कौन सी होती है जिसके साथ थीटा बन रहा होता है। एक तो होता है रिएक्शन फोर्स का जो एक्चुअल वेक्टर है वो, और सेकंड इज द बेस, और बेस के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, दैट इज ऑलवेज एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से देखें हमें ये पता चल रहा है कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये जो एफ साइन थीटा है ये पहले स्टार्ट में बता दिया था कि ये कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजिन करें दिस इज़ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये थीटा बन रहा है, तो ये जो है दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू दिस व्हीकल इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कल। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और जो एफ साइन थीटा होगा दैट वुड बी इक्वल टू द
सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फिगर से हम लोग देख के लिख सकते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है दैट इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है, एंड वी विल बी राइटिंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड जो एफ साइन थीटा था वो क्या हमें प्रोवाइड करी थी, दैट वाज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एफ सी, और एफ सी हमने पहले डिराइव की थी, दैट वाज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। सो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे तो एफ साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 विद 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, एफ साइन थीटा, और इसकी क्या है, एफ कॉस थीटा, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली राइट साइड पे एम वी स्क्वायर ओवर आर, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एम जी से, ठीक है। ये एम जी से जब डिवाइड हो गया तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड एफ विल बी कैंसिल विद एफ, यू विल बी लेफ्ट विद साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर जी, ठीक है। ये मिलके क्या बन गया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अब हमें थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की कितने एंगल पे हमने इसको इंक्लाइन किया है, तो दैट वुड बी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर आर जी। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब याद रहे ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये सिर्फ एक स्पीड के लिए होगा, यानी स्पीड एक ही रहेगी, ये बात हमेशा याद रखनी है। जो गिवन रेडियस है, गिवन रेडियस, और ये जो एंगल है, जो इंक्लिनेशन है, दैट इज़ फॉर ओनली वन वेलोसिटी। अब हम अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहें कि वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हमें थीटा फाइंड करना होगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी होता है। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो tan थीटा इंटू आर जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने v फाइंड करना है, वेलोसिटी दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो दिस विल बिकम tan थीटा आर जी। तो ये हमें वेलोसिटी दे देगी कि कौन सी वेलोसिटी है जिस पे हमने ये इंक्लिनेशन करनी है या किस वेलोसिटी के लिए ये इंक्लिनेशन हो रही है। तो यहाँ ये यहाँ तक हमने डिराइव कर दिया, ठीक है। दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट इन अ गिवन स्पीड द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू टर्न एट रेडियस आर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। तो ये बात हमें यहाँ से देख के पता चलती है कि दैट स्पीड, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस थीटा, ये सब कुछ क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। यानी मास जितनी भी हैवी व्हीकल हो, इट डजंट डिपेंड अपॉन दैट, यानी उसके मास पे नहीं डिपेंड करता, इट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी विद विच इट्स मूविंग, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। Greater speed and smaller radii require more steepy banking curve, that is larger value of theta। यानी अगर स्पीड ज़्यादा हो और रेडियस कम होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज़्यादा थीटा, इंक्लिनेशन हमें उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसी के साथ जो है वो हमारा टॉपिक बेंडिंग ऑफ रोड्स और बैंकिंग ऑफ रोड्स कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।